स्टार्ट। हाँ, तो बच्चों बताए थे कि हम लोग अगले पार्ट में वैद्युत विद्रोह के जो कि पार्ट बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न यूपी बोर्ड में 1 नंबर के और लघुत्तरीय प्रश्न ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए इन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब तक इस कैटेगरी में वैद्युत विद्रोह से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए या किस टाइप के पूछे गए। तो जो अब तक पूछे गए हैं उनको हमने एक जगह कलेक्ट किया है और इस तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको कहीं मिलते हैं जितनी भी पुस्तकों से, सहायक पुस्तकों से, तो आप उन्हें तैयार कर लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बातें चल रही हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, वैद्युत विद्रोह क्या होता है? तो वैद्युत विद्रोह की परिभाषा बतानी होगी आपको कि वैद्युत विद्रोह क्या है भाई। वैद्युत विद्रोह की परिभाषा बता देंगे वहां। वैद्युत विद्रोह की परिभाषा लिखिए। वैद्युत विद्रोह से आप समझते क्या हैं? तो आपको पता है, हम फिगर बना दे रहे हैं। ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम रखी गई है। ये मध्य बिंदु है, इधर की डिस्टेंस भी एल है, इधर की डिस्टेंस भी एल है। दोनों के बीच की कुल डिस्टेंस 2l है। तो वैद्युत विद्रोह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा प्रबंध है जिसमें परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत 2 आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे गए हों, उसे हम वैद्युत विद्रोह कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत विद्रोह को परिभाषित कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन बनता है इस पर, वैद्युत विद्रोह आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत विद्रोह आघूर्ण एक भौतिक राशि है, ये युक्ति है, ये राशि है, यानी किसी गुण का नाम है ये। तो वैद्युत विद्रोह आघूर्ण, वैद्युत विद्रोह के किसी एक आवेश का परिमाण यानी मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विद्रोह आघूर्ण कहते हैं। इसको आप P से दर्शाते हैं। P बराबर हो जाता है Q गुणे 2l। ये है वैद्युत विद्रोह आघूर्ण। विद्रोह के या वैद्युत विद्रोह के किसी एक आवेश का, 2 आवेश होते हैं, तो किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका मान चाहे इसका मान, दोनों बराबर और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विद्रोह आघूर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है भाई, ये तो हो गया कि वैद्युत विद्रोह क्या है, वैद्युत विद्रोह आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, ये दोनों बातें बन गई। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विद्रोह आघूर्ण अदिश राशि है कि सदिश राशि है? अदिश या सदिश, ये पूछे गए प्रश्न है। ये क्या है? तो वैद्युत विद्रोह आघूर्ण सदिश राशि है, सदिश राशि। क्या पता चला? वैद्युत विद्रोह आघूर्ण सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती होगी, ये बताना है।
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, अक्ष क्या होता है ये भी जानना चाहिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। तो वेक्टर P की दिशा क्या होगी भाई, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो सदिश राशि है कि अदिश, सदिश राशि है। दिशा क्या होती है, अक्ष के अनुदिश होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, इस दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का मान कितना होता है, या वो सूत्र लिख दीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान लिख देना है आपको। अब जरा देख लो भाई क्या क्वेश्चन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस तरह, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है पड़ा हुआ, ऐसे है वो, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है। इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसका मान कितना होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ मान लो थीटा कोण बना रहा है। जान रहे हैं, इस पर एक बल इधर लगेगा, अगर ये तीव्रता ई है तो QE बल इधर लगेगा और QE बल इधर लगेंगे। तो इस तरह से इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगा है जिसका निकाय कितना हो, जिसका वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, बलयुग्म का आघूर्ण ये टाउ बराबर होगा PE साइन थीटा। इस स्थिति में लगेगा इतना बल। अब अगला क्वेश्चन बनता है, अब अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी होता तो इसी में बनता, अति लघुत्तरी में बस ये सूत्र लिख दीजिए। क्वेश्चन ये बनता है कि इस बलयुग्म का आघूर्ण कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है। तो टाउ के मान किसके बराबर भाई, टाउ मान PE साइन थीटा। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, वैरी करने वाली राशि है साइन थीटा, यानी थीटा बदलने वाला है। आप पता चला 10 अंश के कोण पे रखे, 20 अंश पे रखे, 30 अंश पे रखे, 40 अंश पे रखे, इंडिफरेंट कोण पे आप रख सकते हैं।
तो साइन थीटा का मान जब अधिकतम होगा तब ये गुणनफल अधिकतम होगा, यानी वॉल्यूम का गुण अधिकतम होगा। तो साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1। वो कब होता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टाउ का मान टाउ मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा बराबर, या यूं कहते हम कि साइन थीटा बराबर 1 हो या थीटा बराबर 90 डिग्री, ये अधिकतम तब होगा। अब न्यूनतम कब होगा? तब साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना है? आंकी मान की बात कर रहे हैं हम। साइन थीटा का मान 0। बल आघूर्ण न्यूनतम कब होगा? टाउ का मान मिनिमम 0 हो। ये कितना होगा तब? टाउ का मान टाउ मिनिमम ये कब होगा? जब साइन थीटा बराबर हो 0 या थीटा बराबर हो 0। क्या पता चला? थीटा 90 अंश होगा तो अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा, यानी जब वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा तो इस पर अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण होगा, और जब वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा तब उस पर मिनिमम न्यूनतम बल आघूर्ण लगेगा और वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा गया है। उसे थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना होगा? ये इस तरह से है, ये पड़ा है बिल्कुल ऐसे ही, माइनस क्यू है प्लस क्यू है। कह रहे इसको इस तरह से घुमा दिए, आप घुमा के इस पोजीशन में ला दिए और ये एंगल है थीटा। तो घुमाने में कितना कार्य आपने किया? निगमन आपने पढ़ा होगा, थीटा कोण घुमाने में ये किया गया कार्य W बराबर होता है PE × 1 माइनस cos थीटा। ठीक, अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि थीटा 1 कोण पे पहले से रखा था, किसी ने घुमा के पहले से थीटा 1 पे कर दिया था, और आप उसको घुमा के थीटा 2 पर ले जा रहे हैं, तो फिर पता चला ये है ऐसे पड़ा था, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये एंगल थीटा 1 पे था और आपने घुमा दिया, इस पे आ गया, प्लस क्यू यहां माइनस क्यू यहां, और ये आपने घुमा दिया थीटा 2 पे।
यहां ये चूक आप नहीं करेंगे कि θ2 और θ1 का अंतर निकाल लें, तो θ2 माइनस θ1 कोण हो जाएगा और थीटा के जगह पे θ2 माइनस θ1 लेते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप ये निकालेंगे कि पहले वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, θ2 कोण घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना होगा, और θ1 कोण घुमा दिया जाए तो कितना कार्य करना होगा। तो मान लीजिए कि θ1 कोण घुमाने में किया गया कार्य W1 है, तो ये होगा Pe1 माइनस cos θ1। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था, θ1 कोण आपने घुमाया तो आपके द्वारा किया गया कार्य W1 P1 माइनस cos θ1। अच्छा, आगे बढ़े, θ2 पे कर दिया या किसी और ने θ1 पे किया था, वहां से आपने बढ़ाया, तो θ2 कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, वो W2 होगा। Pe1 माइनस cos θ2। अब देख रहे हैं कोणीय विस्थापन अधिक हुआ है तो कार्य W2 का मान W1 से अधिक होगा, लेकिन इसमें वो कार्य भी सम्मिलित है, यानी W1 भी इसमें सम्मिलित है। ये तो लिखा गया जो व्यंजक है W2 इज इक्वल टू Pe1 माइनस cos θ2, ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की जब दिशा में है वहां से θ2 पर ले जाएंगे तो इतना करना होगा। तो θ1 ले जाने में किसी और ने किया था जो W1, उसको इसमें से आप घटा देंगे, तो किया गया नेट कार्य होगा W इज इक्वल टू W2 माइनस W1। आप P कॉमन ले लीजिए, फिर 1 माइनस cos θ2 माइनस 1 प्लस cos θ1 आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये जनरल फार्मूला निकल गया जो आपकी मदद करेगा। तो भाई W बराबर हो गया P cos θ1 माइनस cos θ2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा। अगर वो थीटा वाली स्थिति में पड़ा है तो फिर कितना कार्य होगा, कितनी स्थिति ऊर्जा होगी। तो भाई सोचो जरा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा को कैसे परिभाषित किए थे, विभिन्न आवेशों को अनंत से ले आकर एक वैद्युत निकाय की रचना करने में जितना कार्य बाध्यकर्ता को वैद्युत बल के विरुद्ध करना पड़ता है, वो किया गया कार्य उस निकाय में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो प्लस क्यू भी ले आए, माइनस क्यू भी ले आए, अनंत से ले आए। सोचो जरा, इसको अनंत से जब ले आए होंगे इस वैद्युत क्षेत्र में जो कि पहले से प्रेजेंट है, तो प्लस क्यू को ले आने में, क्योंकि प्लस क्यू को ये दूर हटाएगा, उसको ले आने में आपको कार्य करना होगा, लेकिन माइनस क्यू को तो ये स्वयं अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करेगा, यानी आपके द्वारा किया गया कार्य निगेटिव या ऋणात्मक होगा। तो इधर जब तक चले वो प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को कैंसिल करते रहे, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में आने पर पता चला ये माइनस क्यू के द्वारा तय किया गया विस्थापन अधिक है, इसलिए किया गया कार्य भी अधिक होगा। तो वो कार्य प्लस थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य सब जोड़ लेंगे
तो जितना नेट कार्य किया जाएगा वो वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होगा। अगर हम उसको U थीटा लिखें कि अगर वैद्युत विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए पड़ा हुआ है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान होता है माइनस PE cos थीटा। ये है वैद्युत क्षेत्र में और भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अगला पूछा जाता है वैद्युत विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, वैद्युत विभव का मान कितना होगा। ये निगमन नहीं है, केवल व्यंजक लिख देना है, उसके बाद कौन क्या है ये संकेत का उल्लेख कर देना है आपको। अब ये वैद्युत विध्रुव है, इसके अक्ष के अनुदिश इधर चलेंगे तो यहां से r दूरी पर विध्रुव के मध्य बिंदु से कोई यहां पर बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ई अक्षीय अक्षीय स्थिति में r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। और निरक्षीय स्थिति में इतनी ही दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी हो तो उसका मान कितना होता है, ई निरक्षीय ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। जितना अक्षीय स्थिति में होता है निरक्षीय में उसका आधा होता है, अगर उतनी ही दूरी पे निकाल रहे हैं तो। विभव क्या होता है, भी अक्षीय भी अक्षीय क्या होता है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r²। भी निरक्षीय ये बराबर होता है 0। किसी भी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। अब एक अगला क्वेश्चन है भाई, जो यहीं से पता चल जाएगा। लिखा है किसी बिंदु आवेश तथा किसी वैद्युत विध्रुव दोनों से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। क्या दोनों वैद्युत क्षेत्र समान दर से घटता है? अगर इसको हम यहीं पर जाने तो किसी बिंदु आवेश से r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो आपने पहले से लिखा है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे घट रही है देख रहे हैं। किसी बिंदु से बिंदु आवेश की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि वैद्युत विध्रुव के केस में क्या है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों समान दर से नहीं घट रहे हैं। यहां वैद्युत विध्रुव के कारण क्या है, E का मान दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है,
जबकि इसमें दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी को अगर दुगुना कर देंगे तो वैद्युत विध्रुव के कारण जो तीव्रता थी वह 1/2 यानी 1/8 हो जाएगी। अब बिंदु आवेश के कारण क्या होगा, 1/2 1/4 हो जाएगी, ये अंतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्या वैद्युत विध्रुव पर कोई नेट बल आरोपित है? यदि वैद्युत क्षेत्र असमान हो तब, एक समान में है तब क्या होगा, असमान में है तब क्या होगा? आओ यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन सुन लिए। एक वैद्युत विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहां स्थित है भाई, एक समान है, ये यहां पर स्थित है, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। तो इस पर प्लस क्यू पर आप बल लग जाएगा, क्यू इधर, माइनस क्यू पर लग जाएगा क्यू इधर। तो नेट बल देख रहे हैं, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इस पर नेट बल शून्य होगा। कब? जब ये समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में है। अगर असमान वैद्युत क्षेत्र में होंगे तब क्या होगा? तो जहां ये है वैद्युत क्षेत्र का मान यहां कुछ है, यहां पर कुछ है। अगर यहां E1 होगा तो इस पर बल लगा है QE1, यहां E2 होगा तो इस पर लगा है QE2। अब E1 अधिक है कि E2 अधिक है, उसके हिसाब से अगर E1 अधिक है तो नेट हो जाएगा इधर, E2 अधिक है तो नेट बल हो जाएगा इधर। असमान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो इस पर एक परिणामी बल लगेगा। अगला पूछा जा रहा है कि वैद्युत विध्रुव का संतुलन अस्थाई है अथवा अस्थाई है जब वेक्टर P वेक्टर E की दिशा में है और वेक्टर E वेक्टर E के विपरीत दिशा में है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको आप। अब जरा सोचो, ये यहां पर वैद्युत विध्रुव है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। इसको आपने थोड़ा सा घुमा दिया थी, ऐसे घुमा के कर दिया, ये प्लस क्यू यहां आ गया, माइनस क्यू यहां आ गया। परिणाम क्या होगा? इस पर एक बल लगा है, वैद्युत बल इधर, और इस पर एक वैद्युत बल लगा है इधर। ये दोनों एक बलयुग्म बनाए हैं जो क्या करेंगे भाई, इसको देख रहे हैं घुमा के इधर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये घुमा करके इसको कहां पहुंचा देंगे, यहीं पे जो पहले वाली पोजीशन थी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर देंगे। जहां पर थे मतलब ये घुमा करके ये यहीं पे ले आएगा। इसका मतलब ये जो पहले वाली स्थिति है वो अस्थाई संतुलन की है, वहां पहुंच जाएंगे तो कोई बलागुण नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले लिखे थे टाउ इज इक्वल टू क्यू ई पी साइन थीटा, और थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो कोई बलागुण नहीं लगेगा, वहां पहुंच गए। तो जब वैद्युत विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, यानी वेक्टर P की दिशा वही होगी, इस समय देख रहे हैं वेक्टर P का डायरेक्शन ये है। इसका उल्टा होगा, जब वेक्टर P की दिशा वेक्टर E की दिशा के विपरीत हो जाए तब क्या होगा? ऐसे रख लीजिए,
प्लस क्यू यहां रख दें, माइनस क्यू यहां रख दें, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। देखो जरा तो, अब क्या होगा, ये घुमा करके किसी कोण पे आपने कर दिया, माइनस क्यू यहां आ गया, प्लस क्यू यहां आ गया। माइनस क्यू पर बल किधर लगेगा, ये इधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत इस दिशा में बल लगेगा। प्लस क्यू पर किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब भी बल युग्म लगे हैं, लेकिन ये क्या चाहेंगे, इधर घुमाएंगे, और ये इधर घुमाएंगे तो ये जो द्विध्रुव है क्या होगा, ऐसे घूम करके आएगा और प्लस क्यू यहां चला जाएगा जहां माइनस क्यू था, माइनस क्यू वहां आ जाएगा जहां प्लस क्यू था। तो जब वेक्टर P की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, उस स्थिति में देख रहे हैं, ये संतुलन की स्थिति में तो है, लेकिन थोड़ा सा भी इस स्थिति से अगर विचलित करेंगे तो ये घूम जाएगा, इस स्थिति से हटके चला जाएगा इधर कि वेक्टर P की दिशा वेक्टर E की दिशा में हो जाए, इसलिए ये संतुलन क्या है, अस्थायी।